अच्छा, हमने लास्ट टाइम जिस चीज को छोड़ा था वो ये बात थी कि देयर इज अ रियल वर्ल्ड, ठीक है, और ये हमारी समझेंगे एक रियल वर्ल्ड है। और इससे हमने ये बात की थी कि हम यानी ब्रॉड बेस्ड हमने इसके ऊपर कुछ थ्योराइजेशन की थी कि हम इसके ऊपर मॉडल वर्ल्ड में चले जाते हैं, और इस मॉडल वर्ल्ड के अंदर वी डू मॉडलिंग, यानी हम मॉडलिंग के टूल्स अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम इधर की होती है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम की ये एक करेक्टराइजेशन होती है, और वो करेक्टराइजेशन जो है वो उसके पीछे एक सेंसिबल वो होता है, जिसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पे कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें आते हैं, जो हमने सीखे होते हैं, और उन टूल्स की वजह से हम प्रॉब्लम को करेक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके फिर वापस इधर जाते हैं, ठीक है, और इस जगह पे वैलिडेशन करते हैं। सो यहां से हमारी बात ये शुरू हुई थी कि इस जगह हमने खत्म करके ये बात की थी कि अब हमारे पास ये जो करेक्टराइजेशन है और ये जो सॉल्यूशंस है, इस पे हम एक खास स्पेसिफिक जगह पे फोकस हो गए हैं, और वो है मैथमेटिकल मॉडल्स, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो जनरली मैथमेटिकल मॉडलिंग का है, और हम ये चाहते हैं कि हम इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ लें, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल, जो कि मतलब उसके साथ ही लिंक्ड है, उससे मिलती जुलती ही चीज, ठीक है, उसी की एक ब्रांच कह लें या एक रिलेशनल वो कह लें। तो आपको जहां पे बात समझना है वहां पे यू कैन रेज हैंड और जस्ट डायरेक्टली स्पीक, so that I will go a little fast and we should be able to finish it in like next 2 hours. ठीक है, हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, पहले हम क्विकली उनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं, यानी दीज आर ऑल बेसिकली दी चॉइसेस जिसके ऊपर हमें फैसला करना है कि हमने कहाँ कौन सा रूट पकड़ना है मॉडल, यानी बिकॉज जब हम इस रियल वर्ल्ड से इधर निकल आए हैं तो हमें यहाँ पे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे एक चॉइस ऑफ मॉडल्स, ठीक, कुछ के टूल्स हमें आते होंगे, कुछ के टूल्स हमें सीखने होंगे, और हम वो आप लोग जाहिर अपने मुख्तलिफ कोर्सेज में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो यू आर बेसिकली डूइंग दैट फॉर दी सेम पर्पस कि आप एंड टू एंड इन मॉडल्स को बनाने के तरीके इफेक्टिवली, वो आप बेसिकली जो टूल 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 किट है वही आपकी बेसिकली लर्निंग ऐसी। तो हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन है, अच्छा इसमें ये भी देखने की चीज है कि इसमें बाउंड्रीज कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, दे आर स्ट्रिक्ट एनफ टू डिसाइड कि कहां पे मॉडल एम्पिरिकल है और कहां पे वन वे और दी अदर, बट बहरहाल फिर भी हमें इनमें ऐसे मिलेगा कि कोई कभी कभी मॉडल्स यानी विद इन द सेम क्लासिफिकेशन में बात, जैसे दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये आप इनको ये कहना चाहिए कि ये काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी दिस इज बेसिकली अ डिजाइन कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर हम फैसला करते हैं कि हमें हमें किस किस्म के आगे टूल्स यूज करने होंगे। तो अगर मिसाल के तौर पे हम एम्पिरिकल हैं, तो एम्पिरिकल मॉडल्स की केस में हमारे पास जो टूल्स होंगे वो यूजुअली सम वो डेटा ड्रिवन होंगे, तो जाहिर है कि क्योंकि एम्पिरिकल में के केस में हमें डेटा ड्रिवन मॉडलिंग होगी, डेटा का मतलब है डेटा कहां से आएगा, डेटा वुड कम फ्रॉम सम एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो जाहिर है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो हमने पढ़ी थी सारी, यानी एक्सपेरिमेंट्स की हमने एक पूरी 2 लेक्चर्स देखे हैं कि वो कैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो वहां से हमारे पास कोई डेटा आएगा, फिर इस डेटा के ऊपर अप्रोच ये होगी जर्नल, हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, यानी होगा तो मैथमेटिकल मॉडल ही, बट अप्रोच जर्नल अप्रोच ये फॉलो करेगा, ठीक है, पैटर्न्स को क्लासिफाई करेगा, पैटर्न्स देखे जाएंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा किस किस्म के पैटर्न्स को
फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्लासिफिकेशन का मतलब ये भी होता है कि जी रिलेशनशिप्स, ठीक है, अमंग डेटा क्लासेस। तो ये एक जनरल अप्रोच है और हमें वी आर यूजुअली ब्लाइंड टू द अंडरलाइंग मैकेनिज्म। यानी मैकेनिज्म में इतनी दिलचस्पी नहीं है। मैकेनिज्म का मतलब क्या है? फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ऑफ द प्रोसेस। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जी एक शू सेल्समैन है, तो शू सेल्समैन का बहरहाल वो एक्सपेरिमेंटली काम हो रहा है। हम शू सेल्समैन को की फिजिक्स को तो मॉडल नहीं कर, वी आर नॉट मेकिंग सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके पैरामीटर्स तो नहीं देख रहे हम कोई। वी आर बेसिकली मूविंग ऑन फ्रॉम दी सम ऑब्जर्वेशन और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर मॉडलिंग करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो मैकेनिस्टिक केस है ये प्रोसेस बेस्ड मॉडल्स, यानी इसमें हमें एक प्रोसेस की तरफ इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये डेटा ड्रिवन नहीं है बल्कि हाइपोथेसिस ड्रिवन। यहां भी यकीनन हाइपोथेसिस है, लेकिन यहां पे हाइपोथेसिस हमारी डेटा की बेस पे यहां पे जाके कहीं हाइपोथेसिस आ रहा है जिसके ऊपर हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। यहां पे ये कि हमने सीधा सीधा फिजिक्स को ही सबसे पहले देख लिया, यानी वी हैव जस्ट थॉट आउट कि भाई हमारी फिजिक्स किस किस्म की है और हम उस फिजिक्स की बेस पे एक प्रोसेस डिजाइन करके और हम एक सॉर्ट ऑफ आप कहें डिफरेंशियल इक्वेशन नेटवर्क बेस्ड, और फिर इसके अंदर जाहिर है बहुत सी क्लासेस अवेलेबल हैं जो जो आप टूल पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस की बेस पे जो टूल्स हैं वो डेरिवेटिव्स लेते हैं, इंटीग्रल्स लेते हैं, यानी चेंज प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है जो चेंज ड्रिवन का प्रोसेस। कैलकुलस में तो वही यूज होता है जो अभी आप देख रहे हैं। सो हमारे पास ये वाले वो मॉडल हैं जो इनको प्रायर अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, ये ब्लाइंड नहीं है, इसको हमें देखना। यानी अगर हमें प्रॉब्लम ये दिया जाए कि जी शू सेल्समैन की सेल्स को प्रिडिक्ट करें, सो वी कांट मेक इजीली मेक अ मैकेनिस्टिक मॉडल, क्योंकि मैकेनिस्टिक मॉडल तो क्या होगा, वो डिमांड ऑफ शूज, डिमांड वर्सेस सप्लाई को की चेंज को देखना चाहेगा, यानी इकोनॉमिक्स का मॉडल इसी तरह बनेगा। वो शू सेल्समैन से के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमारी अप्रोच जनरली ये चॉइसेस हैं। अब कोई कोई इस तरफ बात कर सकता है और कोई इस तरफ बात कर सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि इनके बीच में बहुत शदीद स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है लेकिन एक रीजनेबल बाउंड्री एग्जिस्ट। दूसरी किस्म एक और कॉन्टेक्स्ट है और वो है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है वो प्रिसाइज मॉडल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको प्रिसाइज मॉडल का मतलब यूं कह लीजिए कि मैं आपको दो लिस्ट्स देता हूं नंबर्स की, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जी लिस्ट वन जो है, लेट्स कॉल इट एक्स, ठीक है, और लिस्ट टू को आप कह लीजिए वाई। ये बात हमने एक इस तरह की एग्जांपल पहले भी बात की। तो मैं इन दो नंबर्स के ऊपर हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे ये नंबर लिस्ट है, वी हैव here we have minus, let's say -1, ठीक है, and we reach let's say -2 + 3, so this is 1, ठीक है जी, and we have 0, so say 3, we have 1, 5, 2, say 9, sorry 7, 9। तो ये देखिए जब हम इन दोनों लिस्ट को देखते हैं तो ये किस किस्म का मॉडल बन रहा है। दिस मॉडल इज वाई और एक्स का रिलेशनशिप क्या बन रहा है,
बड़ा ऑब्वियस है, क्या रिलेशनशिप है? y और x का क्या रिलेशनशिप है इन दोनों लिस्ट में? जी मुझे डायरेक्ट इंक्रीज क्या 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 आवाज नहीं आई? एक्स हो रही आवाज कट रही है आपकी, कोई ऐसा यस सर नजर आ गया ना? तो देखिए दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप जिसमें हमें नजर आ रहा है कि पहली वैल्यू हमें -1 पे वी आर गेटिंग अ 1, इसका मतलब यहां मुझे एक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। 0 पे आई एम गेटिंग अ वैल्यू एट 3, ठीक है। 1 पे आई एम गेटिंग अ वैल्यू एट 5, क्या 2 पे आई एम गेटिंग अ वैल्यू एट 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वो ये रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप व्हेन आई जनरलाइज इट, दिस इज y mx plus। इसका मतलब है मुझे गिवन एनी x I can compute a y, right? Given any x, ठीक है, I have a y of x। तो ये एक देखिए डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। फर्ज कीजिए मुझे यही लिस्ट इस तरह दी हुई हो, लिस्ट 1 हो, अभी भी x ही है। नाउ आई एम गिवन अ लिस्ट -0.99, 0.001, 0.976, 1.97, ठीक है। एंड लिस्ट 2 इज 1.001, 2.998, 4.6, 6.98। अब देखिए, अब जब आप इसको प्लॉट करते हैं, इसी को दोबारा देखिए, तो आपके पास अब जो वैल्यूज आती हैं इधर, वो बिल्कुल लीनियर नहीं है, यानी दे आर बेसिकली, ये लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिल रही, इसमें थोड़ी सी जिटर है। यानी अगर हम इसको 2 के ऊपर से रखें तो ये थोड़ी ऐसे है ना। लेकिन हम इस लाइन को भी, इट्स आवर चॉइस कि हम इस लाइन को भी फॉर कहें कि ये वही लाइन है एग्जैक्टली, एंड वी से कि बोथ मॉडल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। सो ये मॉडल, अगर मैं दोनों मॉडल्स को इस तरह से बनाता हूं तो बोथ आर डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। However, if I say कि मैं इसको लीनियरली मॉडल नहीं करना चाहता, and I say कि this data is basically has some randomness, तो फिर इसका मतलब है कि मैं ये मॉडलिंग अप्रोच यूज नहीं कर सकता। can't go for a precise model like this one. I have to find a modeling tool, a mathematical tool, जिससे मैं ये जो माइनर चेंजेस हैं, यानी इसमें देखिए ना बड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं, 0.99 is very close to -1, 0 is very close to 0.0101। यहां पे देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, 4.6 is quite far from 5, but I assume कि 4.6 is nearly 5। Now this assumption, ये basically I have assumed, if I make this assumption, I am basically trying to go for a deterministic model, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जी आई नीड अ लीनियर मॉडल, और मैं अपने डेटा के ऊपर या मेरे पास जो भी फिजिक्स है उसके ऊपर मैं ये डेटा मॉडल। On the other hand, if I am interested in these minor random changes, if they are at all random, so then I have this kind of stochastic, clear? So this is another choice we have to make in the various kind of model, ठीक है। Another approach towards modeling is
सिस्टम्स ऑफ वर्सेस मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास अब दोबारा से भी हम इंटरेस्टेड इन अ मॉडल जो कि क्या हम पूरे का पूरा मॉडल वी आर सेइंग कि हमें y मिल रहा है आउटपुट पे और हमें इनपुट पे मिल रहा है x। सो आई एज्यूम कि माई f of x is, let's assume my f of x is 5x9 minus 2.4x8, ठीक है, प्लस x7, ठीक, प्लस 1/10 x5 minus 1.75 x cube, so and so on. So this I have basically modeled my, this is a holistic model, और ये जिस भी किस्म की फिजिक्स इसके अंडरलाइन थी ये उस मॉडल के ऊपर मैंने कंप्लीट एक सिस्टमैटिक अप्रोच ले, यानी कंप्लीट सिस्टम फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट is represented by one model, this one function. On the other hand, I have an option कि मैं इसी problem को I do it in a more modular. So I take a modular approach. I say कि I have f1 of x is equal to, let's say, 2x minus 4. Yeah, then I will add it to my f2 of x. This will be equal to, let's say, x square. Then I will add it to another model, f3 of x, x cube minus 7, so on. And somehow I would reach the, एक और के बाद मैं इधर से y निकाल. So now the input is same. Output may be a little different, but I have basically, this is a modular approach. Phenomena is same. वही phenomena जो इस f of x ने मॉडल किया था वो अब एक और f1 plus x plus f2 x plus f3 x, ठीक है, प्लस my nx. तो इसका मतलब है मैंने n मॉड्यूल का एक मॉडल बना लिया. तो दोनों अप्रोचेस हमारे पास पॉसिबल होती हैं. क्या हम इतनी कॉम्प्लेक्स मॉडल बना के उसको हैंडल कर सकते हैं या हमारे लिए ये मॉडल आसान है? क्योंकि देखिए ये मॉडल हमें बता रहे हैं कि ये एक लीनियर फॉर्म है इस तरह की, ये जो है ये एक एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये एक एक्स क्यूब का मॉडल है, सॉर्ट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, समथिंग लाइक दैट. ठीक, तो हम इन सबको प्लस करके एक पिक्चर बनाना चाह रहे हैं यहाँ, या हम इस किस्म का एक हायर ऑर्डर मॉडल बनाना चाह रहे हैं. सो दिस इज अनदर चॉइस वी हैव कि वी आर गोइंग फॉर अ सिस्टम्स बेस्ड मॉडल या मॉड्यूलर. ठीक, देन अनदर पॉइंट इज अबाउट टाइम. Right, so this one is the point about time. यानी मैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक के केस में आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड कि क्या मुझे पास स्टैटिक मॉडल है या मेरे पास डायनामिक मॉडल. तो जो स्टैटिक मॉडल है वो बेसिकली दे आर अ स्नैपशॉट इन टाइम. यानी एक पर्टिकुलर t इज इक्वल टू टी आई के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया. ठीक है, एट t इज इक्वल टू टी आई. तो हमारे पास स्नैपशॉट इन टाइम है, यानी हम एक टाइम को हमने क्या कर दिया, t इज इक्वल टू टी आई इज आवर फिक्स टाइम. ठीक है, यानी हम फिक्स टाइम इंस्टेंट पे ले रहे हैं चीज. ठीक है, और इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारे सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिस्टम जिसको हमने रिप्रेजेंट करना था, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम. जाहिर है कि ये वो जगह है जिसके ऊपर हमने टाइम को स्टैटिक कर. तो यूजुअली जो स्टैटिक मॉडल्स हैं वो इस किस्म के मॉडल हैं कि हम
जो भी हमारी आउटपुट आ रही है वो फंक्शन ऑफ इनपुट है, लेकिन उसमें टाइम का एलिमेंट नहीं होगा, यानी इनपुट्स तो होंगी मगर टाइम नहीं होगा। तो यूजुअली इस किस्म के मॉडल बहुत यूजफुल नहीं है और अब तकरीबन खत्म हो चुके। ठीक है, इसके बरक्स जो डायनेमिक मॉडल है वो टाइम डिपेंडेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, यानी हमारे पास तो उसमें टाइम की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें हमारे पास हिस्ट्रीज आर प्रिजर्व्ड, यानी तमाम वेरिएबल्स के हमें टाइम के ट्रेंड पता है। सिस्टम के अंदर एक मेमोरी है, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में सिस्टम पे क्या था, प्रिडिक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये वो सारे मॉडल है जिसके जो आप जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं तो आप बेसिकली जब भी आप चेंज लेते हैं, यानी dy by dt करके, and you take basically a change of the variable y of t, right? So what does it say? ये हमें यही बताता है ना कि पिछले पहले y की वैल्यू क्या थी। Let's see. तो इसका मतलब ये है कि हमें जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सो वी हैव द फंक्शन y of t, ये हमें मिल जाता है। ये फंक्शन हमें ये बताता है कि y जो है, जो हमारी आउटपुट है t के विद रिस्पेक्ट y कैसे चेंज हो, कि क्या y इस तरह चेंज हो रहा है, क्या y ऊपर जाता जा रहा है। तो लेट्स एज्यूम कि जो भी हमारा y of t का एनालिटिकल क्लोज फॉर्म बनेगी वो हमें कोई ना कोई इस किस्म की पिक्चर दे देगी, और इस तरह की पिक्चर में जाहिर है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर एबल टू सी। तो तमाम जो आपके कैलकुलस बेस्ड मॉडल्स हैं वो बेसिकली डायनेमिक मॉडल्स हैं और वो डायनेमिक चेंजेस को प्रिजर्व करते हैं। जी समी, पूछिए आप क्या कह रहे हैं। समी आपने हाथ खड़ा किया था। तो जो हमारे पास स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मॉडल है उनमें जाहिर है कि ये डायनामिक वाली जो चॉइस है दिस इज द बेस्ट चॉइस, और हमें यूजुअली इनकी मदद से ही हम मॉडलिंग। लीनियर और नॉन लीनियर में देख लिया कि लीनियर मॉडल जो है वो दे आर बेसिकली लीनियर इन, इसमें एक लगुना जरूर है कि लीनियर मॉडल्स आर लीनियर इन पैरामीटर्स। यानी अगर फर्ज कीजिए मैं आपको ये कहूँ कि जो लीनियर मॉडल्स हैं, मिसाल के तौर पे भी से कि जी द लीनियर मॉडल इज, let's say I asked you कि y is equal to m cube x plus c by 12. So is this a linear equation or a non-linear equation? जी, नॉन लीनियर है, लीनियर है? नॉन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। क्यों? यस सर, नॉन लीनियर है। वजह? सर क्योंकि x की पावर मतलब सर ये x की पावर पावर सर सर 1 ही है। नहीं है सर, क्या क्यूब कह में रहे है हैं? सर। नहीं मगर क्यूब में क्या, पावर क्यूब है ना सर पावर जो है क्यूब में है। पावर 1 होना अगर चाहिए। पावर क्या चीज क्यूब में? m की पावर ना? लीनियर हुआ ना फिर। यस, यस सर, फिर तो लीनियर है। लीनियर है, सर लीनियर है सर। लीनियर है। दिस इज द फिर पॉइंट, लीनियर है अगर यही मैं m आपको, की पावर दैट इज द रीजन कि मैं आपको ये बात पॉइंट उठाना चाहता कि देखिए जब हम बात करते हैं ना लीनियर मॉडल की, तो दे शुड बी, वी शुड से कि नॉन लीनियर मॉडल्स आर, दे आर नॉट लीनियर, ये आपने याद रखना है कि दे आर नॉट लीनियर इन मॉडल पैरामीटर्स। और मॉडल पैरामीटर्स का मतलब होता है मॉडल की इनपुट्स या मॉडल की आउटपुट्स, यानी पैरामीटर्स यही हैं कि इनपुट्स के साथ क्या चीज चल रही है एंड आउटपुट्स। ठीक है, लीनियर मॉडल जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, यानी आपके पास y, अब अगर आप इसको देखें तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर आर यू रिलेटिंग
व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एज मैथमेटिशियन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अगर आपको मैं कहूं कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है and we have a function y of x which is modeled by a system models f of y of x, ये हमारा मॉडल है, तो फिर आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर दिस इज अ लीनियर मॉडल। व्हाई? बिकॉज m by m cube is a constant, so we can call it g, and c by 12 is another constant, we can call it h. So our model is basically y is equal to gx plus h. इसके बरक्स अगर यही मॉडल में आपको ये कहता y is equal to mx cube plus c by 12, let's say. So now this becomes a non-linear model because our independent variable is again going in cube. तो यानी कि जब हम इसको ग्राफ करेंगे, so this will be a line which will be cutting this point at c by 12, ठीक है, एंड इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप m क्यूब, लेकिन दिस विल बी अ लाइन, इट विल बी लीनियर। इसके बरक्स ये नंबर, ये जो चीज है, दिस विल बी सम नॉन लीनियर इक्वेशन। ये रहा वाला क्या क्या जी, ये बात क्लियर होगी आप लोग? एक्सक्यूज, यस सर। जी क्लियर, इसमें कोई शक तो नहीं है किसी? एक्सक्यूज मी सर। जी पूछे। एक्सक्यूज मी सर। सर सर स्लोप तो m नहीं होता, m क्यूब कैसे सर स्लोप होगा? मतलब स्लोप तो 2 पॉइंट्स को हो गया, ठीक हो गया, तो फिर m क्यूब सर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यार फर्स्ट करें m कोई नंबर है जिसको हम क्यूब कहना चाह रहे हैं, लेट्स से m is let's say m क्यूब is 27। देखिए आपके पास लिखने का तरीका है ना, यू नीड टू इंटरेस्ट, आप कहना आपने तो एक मॉडल तक पहुंचे है ना, क्योंकि अभी हम मॉडलिंग पढ़ रहे हैं। सो यू आर सेइंग कि m is there is some slope and your slope is equal to a number, this is your number। तो राइटिंग में तो देखिए यू हैव एन ऑप्शन ना, ओके यू वुड से कि जी y is equal to 27x plus let's say 1, ठीक है। तो मैं किसी वजह से इसको इस तरह लिखना चाहता हूं। ओके सर, आगे समझ। तो मैं तो क्योंकि हम अभी देखिए अभी हम मॉडलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडलिंग में मे बी दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग which you need to write down like this, ठीक है। तो जब आप एंड में मैथमेटिकल मॉडल पहुंचे तो ये एक ऑटोमेटेड पैरामीटर है जो कहीं से आ रहा है इस जगह से डायरेक्टली, एंड यू आर टेकिंग इट्स क्यूब एंड देन मेकिंग अ लीनियर लाइन। सो आपको इस किस्म की पिक्चर्स जब आप मॉडलिंग करने लगेंगे तो आपको मुख्तलिफ, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपको मुख्तलिफ रिजल्ट जो हैं वो नजर आए। देन दिस इज डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये भी टाइम की एक प्रॉपर्टी, ठीक है। और टाइम की क्या प्रॉपर्टी है? टाइम की ये प्रॉपर्टी है कि क्या टाइम, यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है या वो डिस्क्रीट है, ठीक है। यानी क्या आप जब भी आप अपना नॉर्मल मॉडल्स के बात करते हैं तो आपके पास जो डिस्क्रीट मॉडल्स हैं उनमें ये बात आती है कि दे हैव सिस्टम की जो स्टेट्स हैं, यानी स्टेट वेरिएबल्स जिनकी बेस पे आप सिस्टम को देख रहे हैं, लाइक इन आवर केस जो हमने भी एग्जांपल ली है, तो अगर हम कहें कि y of t हम देख रहे हैं, सो y of t इज बेसिकली सिस्टम स्टेट, सिस्टम की आउटपुट है, जो भी प्रॉब्लम हम देखना चाह रहे हैं वो हम मॉडल कर रहे हैं y of t से, ठीक है। और उसके अंदर कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है, which in our case are let's say x of t। दोनों चीजें डायनामिक हैं, ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये भी टाइम डिपेंडेंट है। तो ये एक डायनामिक मॉडल्स की दो फिर आगे मजीद किस्में के तौर पे भी आप इनको देख सकते हैं। यानी आपके पास जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं और स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये एक काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ टाइम पे चेंज हो रहे हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। इस केस में आपका टाइम कॉन्टिन्यूस है,
मिसाल के तौर पे हम दो मिसालें देख लेते हैं। इस साइड पे हम ये रखते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि हमारा y ऑफ t इज बेसिकली इक्वल टू लेट्स से साइन ऑफ t। ठीक है, सो मैंने कहा कि मेरे t के ऊपर मेरा क्या बनेगा, t0 के ऊपर साइन यहां से शुरू होगा एंड दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन में जब मैंने इसके अंदर मैं कई काम कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जी मेरा ये इसका टाइम पीरियड है, तो मैं यहां से यहां तक इस टाइम पीरियड के ऊपर मैं एक इसकी इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। सो इंटीग्रेशन से मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं बेसिकली इंटीग्रेशन इसलिए करना चाहता हूं कि मैं जब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ठीक है, which means कि when I would integrate y of t from उसके पीरियड पे, तो लेट्स से इसका पीरियड 0 से लेके कुछ t तक है, tp तक टाइम पीरियड है इसका, तो इसके ऊपर जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा सो आई विल हैव दिस एरिया अंडर द। अब ये कॉन्टिन्यूस टाइम है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैथमेटिक्स के टूल, जब मैंने अपने टूल किट में हाथ डाला है तो मेरे पास क्या क्या आप चीजें निकली हैं। मेरे पास इंटीग्रल कैलकुलस की समझें एक पटारी है जिसके अंदर से मैंने टूल्स निकाले हैं। ये एक टूल है, इस टूल के ऊपर मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और मैंने देखा कि यार इसका मुझे किसी मसले का में मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है आई वुड जस्ट इंटीग्रेट इट। अब इसके लिए मुझे ये फंक्शन भी नोन है, सो मैं इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई करूंगा और मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल दूंगा। सो मुझे पता चल गया कि इसका इंटीग्रल जो है वो ये, इसका इंटीग्रल बाय द वे वो भी एक 0 से tp तक मुझे एक आंसर्स मिल जाएंगे। मैं कॉस का आएगा और मैं उसके अंदर लिमिट्स डालूंगा और आई विल फाइंड आउट दी इंटीग्रल। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे साथ एक और, यहाँ पे मेरे पास ये मसला है कि मुझे जब मैं y कट साइन t चाहता हूं तो मेरे पास जो टाइम है वो टाइम जो है वो t इंस्टेंस में नहीं। ठीक है, यानी मैंने इसी फंक्शन को लिया और अब मैंने इसको ये किसी ऐसी जगह से गया कि मेरे पास मुझे इसके ऊपर एक सैंपलिंग करनी, तो मैंने कहा कि मेरे पास वैल्यू है t0 के ऊपर। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये भी वही फंक्शन है और इसमें मेरे पास tp इज लाइक मे बी 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर 10 सेकेंड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आई से कि आई हैव सैंपल्स, ठीक है, 10 सैंपल्स इन 10 सेकेंड्स। अब ये वो काम है जो हमें रेगुलरली लिस्ट से वास्ता पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर्स डिस्क्रिटाइज हो गए और मेरे पास इस केस में तो इसके अंदर कितने टाइम इंस्टेंट्स हैं, इन्फिनिटी सैंपल्स है ना, क्योंकि टाइम की हर वैल्यू पे मेरे पास एक पॉइंट है y के ऊपर जो, और टाइम की यहां से यहां तक कितनी वैल्यूज हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन यहां पे काउंटेबल वैल्यूज हैं। मैं 10 सैंपल्स 10 सेकंड में ले रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास यहां से यहां तक 5 सैंपल आएंगे और यहां तक 5 सैंपल। इस इंटरवल में मुझे 5 सैंपल चाहिए। ठीक है, इसी तरह मुझे इस इंटरवल में भी ठीक है जी। तो ये टोटल देखिए, इसको अगर आप निकाल दें तो 10 सैंपल। इन 10 सैंपल्स के मतलब ये है कि मेरे पास अब ये जो बीच का पोर्शन है ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। जी अहमद अब्बास आप बोले। बस सर यही पूछना था, डिस्क्रीट की समझ नहीं आ रही थी कि डिस्क्रीट कैसे, अब आपने बता दिया कि दरमियान वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट। अब देखिए ना, दरमियान वाली वैल्यूज हमें एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास अब ये नंबर है जो कि 10 वैल्यूज है। इसका मतलब है कि अब मैं इस पूरी चीज को आई एम अनएबल टू राइट एज x ऑफ t और y ऑफ t। नाइदर, अब जो मेरे पास टूल बॉक्स में मैं हाथ डालूंगा तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। आई वुड नीड टूल्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब मुझे ये टूल्स यूज करने हैं। अब जब मैं अपने
टूल बॉक्स में हाथ डालूंगा टूल्स, मॉडलिंग टूल्स के में, तो मेरे पास समेशन आएंगे। समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू 9, 10 सैंपल्स, ठीक है। एंड y विल नॉट बी इक्वल टू t, y there will be not be y of t but this will be y of n, ठीक हो गया। सो मुझे ये जो टूल्स हैं ये इन टूल से काफी फर्क है, एंड दैट इज व्हाई यू पीपल वुड बी टेकिंग अ कोर्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यानी जब आप अपना मैथ्स का बीएस करेंगे तो आप मुख्तलिफ, अभी आप कैलकुलस के टूल्स पढ़ रहे हैं तो यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द पिक्चर, ठीक है, ये वाली जो साइड है। और फिर जब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टूल पढ़ेंगे तो आप इस साइड पे चले जाएंगे। सिमिलरली एज इंजीनियर्स हम लोग भी 4 या 5 मैथमेटिक्स कॉन्टिन्यूस के पढ़ते हैं, बट देन वी स्टडी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, क्योंकि ये वाली जो पूरी साइड है ये एनालॉग प्रॉब्लम्स में यूज होती है, एंड दिस कंप्लीट साइंस इज डिजिटल। तो आप देखें जब भी आपने कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर्स में जानी होगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूज होगा, ये वाला मैथमेटिक्स यूज नहीं हो सके। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को डिजाइन करें एंड देन कम हियर, ये वाली चीजें पॉसिबल। और ये हमें देखना होगा कि भाई जो साइन ऑफ टी इधर था, जब वो n बना तो फिर y ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? क्या y ऑफ n विल बी सिंपल साइन ऑफ n? ठीक है, दिस विल नॉट बी सो सिंपल, थिंग्स वुड चेंज अ लिटिल, कुछ यहां पे चेंज आएगी, ठीक है। कि n हमारा क्या, हमारा n बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यूज देगा जो, क्योंकि अब इधर t नहीं है ना, अब हियर वी हैव n। सो इस बात को यहां छोड़ते हैं हम, लेकिन जस्ट यू हैव अ आइडिया के हम तो भी इस कोर्स में तो हम सिर्फ एक इस लेवल पे देख रहे हैं कि आइडिया। सिमुलेशन के जो मॉडल्स हैं वो बेसिकली ये एक सिर्फ एक टाइप है विच आई हैव एडेड, लेकिन इसको मैंने इसलिए ऐड किया कि कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स अब जितना भी, ठीक है, वो फर्क होता जा रहा है एनालिटिकल मैथमेटिक्स। आपको वो मैथमेटिकल चीजें चाहिए जिनको आप कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम कर सकें। अगर आप उनको प्रोग्राम कर लेंगे तो आपके पास आसानी हो जाएगी, यू विल बी एबल टू, मिसाल के तौर पे देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक मॉडल है, ax² + bx + c, ठीक है। सो दिस इज y ऑफ x। नाउ वी वांट टू हैव सम रेंजेस, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जी ये हमारे मॉडल के पैरामीटर्स क्या हैं? दी पैरामीटर, दिस इज अ 3 पैरामीटर मॉडल। पैरामीटर्स क्या हैं? ए, बी और सी। और हम चाहते हैं कि भाई ए की टोटल रेंज क्या है, बी की रेंज क्या है और सी की रेंज, यानी इनका मिनिमम और मैक्सिमम हम हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से इनकी रेंज क्या होनी चाहिए। अब ये तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मॉडल कर, ठीक है, हर किस्म का ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, बट एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम में इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस अप्लाई होंगी कि क्या है। सो एक तरीका तो ये है कि हम मुख्तलिफ ए, बी, सी डालते रहें और इसको ढूंढते रहें। दूसरा तरीका ये है कि हम राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, और हम ये एबीसी जो हम मुख्तलिफ इन प्रोग्राम्स की मदद से वी फाइंड आउट द रेंजेस ऑफ ए, बी और सी। तो ये काम न्यूमेरिकली कंप्यूटर सिमुलेशन से करना बहुत इजी, क्योंकि जो डोमेन जिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से आप आ रहे हैं वहां पे लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमें इस किस्म का फिनोमेना है, हमारा इस किस्म का फिनोमेना है, ठीक है, हमारा क्या ऐसा फिनोमेना है, विच ऑफ दी 3 क्वाड्रेटिक्स दिस विल वर्क। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक्स से बेहतर है कि हम एक प्रोग्राम बना लें और फिर प्रोग्राम में हमारे पास स्लाइडर बार्स टाइप चीजें होंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हम मूव करेंगे और ए चेंज होता रहेगा, बी चेंज होता रहेगा, एंड वी विल हैव डिफरेंट प्लॉट्स हमें मिलते रहेंगे ताकि हम कंप्यूटेशनली उनको क्विकली देख लें। और दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग इज वेरी इन, और आप जाहिर है आपको इसके लिए मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक मॉडलिंग एक्सरसाइज जिसमें हम ये देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारा मकसद, आपने इसमें एक आपको डिस्क्लेमर है मेरा कि आपने इसमें ना अपने मैथमेटिक्स के बॉक्स जिसमें आप बंद है ना,
उसमें से जरा सा देर के लिए बाहर निकलना है। यानी आपने ये नहीं सोचना कि थोड़ी देर के लिए कि वो आप जरूर बाद में सोच सकते हैं, लेकिन आपने फौरन ये नहीं सोचना कि ये सॉल्यूशंस जो हैं इसके कैसे हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और अभी आई डोंट थिंक कि आपने ओडीज पढ़ ली है। क्या आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पे पहुंच गए? हाँ, कोई बताएगा मुझे? सर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना जैसे? डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारा फर्स्ट गो होती है, यानी होते तो बेसिकली डिफरेंशियल ही हैं। तो चूंकि आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक मॉडलिंग का तरीका है जो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड कैलकुलस की बेस पे मॉडल करता है। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आपने उसमें फौरन परेशान नहीं होना। यू विल नॉट बी आस्क्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्व मॉडल्स, बट यू शुड फोकस ऑन दी स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल, ताकि आपको ये तो पता हो कि आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो वेयर इज दैट मैथ्स बीइंग यूज्ड, उसकी मदद से मॉडलिंग कैसे की जा रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये यूजुअली इसको कभी 4 स्टेप का साइकिल कहा जाता है, लेकिन जनरली इसका तरीका क्या है? जनरल तरीका यही है कि आप एक मॉडल को बिल्ड करते हैं, ठीक है, और मॉडल बिल्ड करने का मतलब है कि आपके पास मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं। उसके बाद आप उन इक्वेशंस की बेस के ऊपर कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, आप उन आंसर्स देते हैं जिसके लिए वो मॉडल किया गया होता है। फिर उन आंसर्स को आप वैलिडेट करते हैं कि क्या वो आंसर सेंसिबल है या वो नॉन सेंस, ठीक है। आज हम आपके ख्याल में जो आपके मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है क्या वो अक्लमंदाना बात है या उसकी कोई सेंस नहीं बनती। देन वंस यू फाइनली व्हेन यू थिंक के आपका नोशनल लेवल पे यू हैव अ वैलिडेशन कि जी स्टेबल है और ये चल रहा है, तो देन यू अप्लाई द मॉडल, ठीक है, और उससे रियल वर्ल्ड में रिजल्ट्स लेते हैं और उस रिजल्ट्स की बेस पे फिर से दोबारा कभी कभी आपको बिल्ड के प्रोसेस पे जाना, वरना आप यूजुअली इस वैलिडेशन वाले ही से बार बार बिल्ड पे जाते हैं और इस साइकिल में घूमते रहते हैं जब तक आपका मॉडल आपको अपनी मर्जी का मॉडल नहीं मिलता, राइट। तो पहला स्टेप इज क्वाइट सिंपल कि आपने मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स को बताना है कि भाई क्यों मॉडल किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी सी जो रेनबो फिश है, जो रंगदार मछलियां जो होती हैं, ये वी वांट टू ब्रीड, और हमारा एम ये है कि हम इसको मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर बेचें। सो आपके पास यू डिसाइड टू स्टार्ट विद 30 फिश। आप कहते हैं कि मैं सबसे पहले 30 मछलियां खरीदूंगा, जिनमें से आधी जो है वो मादा नर है और आधी जो है वो मादा होंगी, ठीक है। एंड योर एम इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम? योर प्रॉब्लम इज अ प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फिश कुछ दिनों के बाद, नंबर ऑफ डेज, ये आप बताना चाहते हैं। और आप ये क्यों करना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि मैं कितनी मुझे बेचनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? सो देखिए, हमें यहाँ इस मॉडलिंग के स्टेज पे हमें क्या क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जी हमारा मॉडल कुछ प्रिडिक्ट करेगा। क्या वो स्टैटिक मॉडल होगा या डायनेमिक मॉडल होगा? डायनेमिक मॉडल होगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक मॉडल है, उसमें हमें टाइम मिल रहा है। क्या वो डिस्क्रीट मॉडल होगा या कॉन्टिन्यूस मॉडल होगा? तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, कॉन्टिन्यूस भी और डिस्क्रीट। चाहे तो कॉन्टिन्यूस कर लें, डिस्क्रीट कर लें। अगर हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो देखिए हम नंबर ऑफ डेज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे डेज तो वैसे काउंटेबल होते हैं। सिमिलरली फिश भी काउंटेबल है। हमने फिश को किलोग्राम में या इन यूनिट्स में तो करना नहीं है, फिश यूनिट्स में आती है, तो ये वैल्यू भी डिस्क्रीट है देखा जाए तो, और ये डेज भी बेसिकली डिस्क्रीट है। बट चूंकि कॉन्टिन्यूस मॉडल्स और
क्विकली हमें उनका टूल बॉक्स यूज है, तो हम यूजुअली ये भी करते हैं कि हम कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं और फिर उसकी मदद से भी हम अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी भी नहीं है कि हम सीधा डिस्क्रीट मॉडल, लेकिन बहरहाल हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम मॉडल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चॉइसेस होंगी, और स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद हमें अप्रोप्रिएट लेवल चाहिए होगा कि जिस लेवल के ऊपर हम कंपोनेंट्स और इनके ऊपर बहस कर सकें। यानी हमें पता चल जाए कि वेयर व्हाट इज द काइंड ऑफ जहां मॉडल किस लेवल पे प्रेडिक्शंस करेगा, फाइनली हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जी स्टैटिक मॉडल तो नहीं होगा, हमारा मॉडल तो डायनेमिक होगा, ये दोनों काम हम कर सकते हैं, बट फॉर दिस मॉडल प्रॉब्लम वी चूज अ कॉन्टिन्यूस मॉडल। ठीक है, सो दिस वी मेक दिस चॉइस, ये हमने चॉइस नंबर 1 थी हमारी, ये हमारी चॉइस नंबर 2 है। अब जब हमें पता चल गया कि डायनेमिक होगा, ठीक है, तो फिर अब ये सवाल है कि जी क्या वो मॉडल जो है उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी। ठीक है, तो अब देखें, अब सवाल अच्छा कुछ और सवाल भी हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल ये हो सकता है कि जी क्या ये एम्पिरिकल मॉडल है या मैकेनिस्टिक, क्या हम कोई तजर्बा कर रहे हैं या हम स्ट्रेट अवे कोई मैकेनिज्म निकाल रहे हैं। ठीक है, सो वी टेक ये हमें है कि जी वी हैव अ मैकेनिस्टिक। क्यों? क्योंकि हम मछलियों की ब्रीडिंग की कुछ डिटेल्स यूज करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ब्रीडिंग को जरा देखेंगे, इसको ब्रीडिंग को, उसके मछलियों की जिंदा रहने को मरने को मॉडल करेंगे ना। मैकेनिस्टिक इसलिए ये हो जाएगा। अगर फर्ज कीजिए हमारी अप्रोच ये होती कि जी हम कहते हैं कि हम एक एक्वेरियम लेंगे, उसमें हम पहले सबसे 1000 फिशेस पालेंगे, ठीक है, 1000 फिशेस खरीदेंगे, फिर वी विल वेट फॉर लाइक 1 मंथ, ठीक है, फिर वी विल सी के हाउ मेनी डाइड, हाउ मेनी अलाइव, ठीक है, कितने उन्होंने अंडे कितने दिए, और ये सारा करने का काम करेंगे, तो फिर हम एक एम्पिरिकल मॉडल पे चले जाते हैं, यानी हम फिर एक्सपेरिमेंट करने के साथ मॉडलिंग कर रहे हैं। अभी हमने और अप्रोच की है, हमने ये कहा है कि जी चूंकि ये वाली अप्रोच हमेशा मुश्किल होती है, इसके लिए आपको डेटा दरकार होता है। एम्पिरिकल मॉडलिंग हर कोई आसानी से तो नहीं कर सकता, जाहिर है कि ये घर बैठ के तो हो नहीं सकती, इसके लिए तो आपको फिर फिशेस को खरीदना पड़ेगा पहले। सो अ गुड अटेम्प्ट इज यूजुअली टू हैव अ मैकेनिस्टिक मॉडल एंड टेक सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल। ठीक, तो हमारे पास अगला सवाल ये है कि वेयर इज व्हाट इज द डायनामिक रेजोल्यूशन। याद है हमने लास्ट टाइम रेजोल्यूशन की बात की। तो अब वी हैव अ क्वेश्चन कि भाई आपने मिनट्स में प्रेडिक्शन करनी है, डेज में करनी है या ईयर्स में। तो हमें ये पहले से हमने फैसला कर लिया कि हम डेज में हमारे लिए एक सेंसिबल बात। हो सकता है हम पाकिस्तान के लेवल पे मॉडलिंग कर रहे हैं, हो सकता है अगर हम पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे मॉडलिंग कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मे बी वी आर इंटरेस्टेड इन ईयर्स, है ना। इफ वी आर इंटरेस्टेड, वी आर अ बायोलॉजिस्ट और हम बायोलॉजिस्ट हैं और फिशेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो मे बी हमें समुद्र में अगर के लेवल पे हैं तो फिर शायद हम मिनट्स में भी इंटरेस्टेड हो। तो ये हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। फॉर आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम अ मोर सेंसिबल अप्रोच इज टू टेक दी डेज। तो हम डेज को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने तो मछली की एक सेल का बिजनेस करना है। सो दैट्स अनदर रीजनेबल चॉइस, और we take a variable for that, we call it t। t हमने क्यों कहा? क्योंकि हम डिसकंटिन्यूअस मॉडल, ठीक है। अब सवाल ये आया कि जी ठीक है हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है। सो व्हाट विल बी दी डिपेंडेंट वेरिएबल दैट वुड चेंज विद टाइम। सो दिस वेरिएबल इज ऑफ कोर्स द पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस। Population of fishes in what? Not in, of course, in Arabian Sea. It is in the aquarium. यानी ये तो हमारे फिश एक्वेरियम के अंदर हम पॉपुलेशन को कर रहे हैं। तो देखिए हमारी रियल वर्ल्ड जो है ये वो काम है जो हम रियल वर्ल्ड से मॉडल वर्ल्ड के अंदर आ गए। यानी रियल वर्ल्ड वाज दिस एक्वेरियम, बट वी हैव जंप्ड इनटू द मॉडल वर्ल्ड एंड वी आर नाउ मेकिंग चॉइसेस इन द मॉडल।
अब सवाल ये है कि कितनी इनिशियल कंडीशंस होंगी, ठीक है। सो इनिशियल कंडीशंस के ऊपर हम क्यों आए, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जितने इनिशियल कंडीशन नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन बॉयस मॉडल में जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं उतनी ही आपकी इनिशियल कंडीशंस होती है। इनिशियल कंडीशन का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई अगर आप y ऑफ t को मॉडल कर रहे हैं, t y ऑफ t, सो जीरो के ऊपर जब आप स्टार्ट लेंगे तो t जीरो के ऊपर व्हाट विल बी y ऑफ 0, क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड मॉडल्स में कि आप इस मॉडल को आपने स्टार्ट करना है, तो यू नीड अ स्टार्टिंग वैल्यू। अगर आप क्या आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, क्या आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं, क्या आप यहां से ले रहे हैं, तो हर दफा दिस वैल्यू इज यूजुअली रिक्वायर्ड। और आप देखेंगे दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक चॉइस, क्योंकि हमें भी पता है कि जी यहां भी तो जब आप मॉडलिंग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको कोई फर्स्ट चीज तो देखनी पड़ेगी कि वही कितनी फिशेज आप खरीदें। So we start with, we have just one initial condition in this case, and that condition p of 0 is equal to 30. इसका मतलब ये है कि मैं अब मेरे पास my y of t is basically p of t, और मैं जो चीज चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि मैं टाइम के साथ एक ग्राफ तक पहुंच जाऊं जो मुझे बता सके कि भाई जो जो टाइम बदले। अब देखिए इस प्रॉब्लम में ये भी फायदा है कि जब हम रियलिस्टिक मॉडलिंग करते हैं तो क्या t-1 पे कोई वैल्यू का सेंस बनता है, इस क्वाड्रेंट में कुछ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप तो जनरल मैथ्स को देख रहे हैं ना, लेकिन अगर आप जनरल मैथमेटिकल नॉलेज की बेस पे देखें तो देखिए इस पूरे के पूरे ग्राफ में जो हमने बनाया है हमारे केस में, तो देखें फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर कुछ नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप मॉडलिंग वर्ल्ड में आते हैं तो टाइम -1 के ऊपर तो है ही नहीं, टाइम तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आप इस क्वाड्रेंट में होंगे क्योंकि p ऑफ t हमेशा पॉपुलेशन पॉजिटिव होगी, तो अगर आपको नजर आए कि वो नेगेटिव पॉपुलेशन हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब तो अजीब सा हो जाएगा ना। इसका तो मतलब है कि आपने अपने पास से कोई मछलियां देनी है, मछलियां माइनस में तो हो नहीं सकती। सो दैट मीन्स कि आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया है वो सारा ये होगा, और वी नीड a picture, a graph sort of thing, a trend जो हमें ये बताए कि जी ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। बात समझ गए, इस तक कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फिर मतलब ये तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कवर होगा नेचुरली, क्योंकि देखिए आप बहरहाल आपका अब तो आप मॉडलिंग को देख रहे हैं ना, तो मैथ्स फॉर अ, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फॉर अ मॉडलर मैथ्स इज बेसिकली ए टूल। तो अब जब जो अप्लाइड मैथमेटिशियंस हैं या जो इंजीनियर्स हैं या कोई भी केमिस्ट हैं या एनी बायोलॉजिस्ट हैं, जब वो मैथ्स को यूज करते हैं तो मैथ्स उनको एक टूल के तौर पे हेल्प करता है। एज फॉर अ मैथमेटिशियन ही नीड्स के यार ये जो मॉडलिंग की चॉइसेस ली जा रही हैं क्या ये चॉइसेस सेंसिबल है, और वो उन सेंसिबल की चॉइसेस की बेस पे ही कैन बी अ वेरी गुड मॉडलर, एंड ऑफ कोर्स ही कैन बी अ वेरी गुड हेल्पर ऑफ एन इंजीनियर, क्योंकि ये मॉडल तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अभी तो हमने बहुत सादा और सिंपल मॉडल की बात करें, लेकिन आप देखिए कि इसी मॉडल को पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स के ऊपर बहुत सारा काम अवेलेबल है, यानी इतना आसान नहीं है इन फिशेस को प्रेडिक्ट करना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखा जाए तो सवाल बहुत इजी है, एक बात ही है ना कि 30 फिशेस हैं और अब आप उनको बताएं, तो दैट्स द पॉइंट के हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं जब मॉडलिंग वर्ल्ड में आएंगे तो मैथ्स के टूल्स के अंदर हमें चॉइसेस देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप पे अब हम ये स्टेप क्या था, ये स्टेप बेसिकली हमारा इसको अगर मैं ब्रॉडली लिखूं तो कुछ फैक्ट्स थे और कुछ चॉइसेस थी, यानी हमने खुद से कुछ चॉइसेस ली, कुछ फैक्ट लिए, एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया, यानी प्रॉब्लम का एक ढांचा बना लिया। इस ढांचे ने हमें यह कहा कि भाई तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करोगे, यानी कोई भी इसको देखेगा, नॉट मच एक्सपीरियंस, कोई भी इंजीनियर या मैथमेटिशियन इसको देखेगा, वो कहेगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके जी, और आपने अपनी इनिशियल कंडीशन फाइनल कर दी है,
and your what will be your solution? So solution be some P of T, ठीक है, और आप इसका ट्रेंड देख के बताना चाह रहे हैं। एंड सेकेंडली यू वुड बी नोइंग dPu/dt, क्योंकि आप जब इस P of T का डेरिवेटिव भी आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि यू नीड टू नो कि P of T कितने इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इससे भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली। तो ये बेसिकली काम है जो हम कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल रेगुलर काम है जो बहुत ज्यादा हो। सो अगर हम assumptions तीसरे स्टेप के ऊपर आए और अपनी assumption देखें, तो हमें अब कुछ मोहतात अंदाजे लगाने हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करेंगे अगर हमारे वो अब यहाँ पे कंप्यूटेशनल फायदा है, क्योंकि अगर आप इस मॉडल को प्रोग्राम कर चुके हैं तो आप किसी भी अंदाजे क्विक लगा के इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल 20 साल पहले ये काम करते तो आपने हाथ से सारा करना था। सो ये अंदाजे जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनको गलत लगाएंगे तो फिर आपको सारा काम हाथ से दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वैल्यूज बदल जाएंगी तो इक्वेशन बदल जाएंगी, और इक्वेशन बदल जाएंगी तो उनको रीसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इट्स वेरी इजी। तो हम बहरहाल ये चूंकि हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स ही हैं तो हम कहेंगे यार ओके कोई भी ले लो, ठीक है। सो हमने एक अंदाजा लिया और हमने कहा कि फॉर आवर क्वेश्चन हमने कहा कि एवरेज लाइफ जो फिश की औसत एज है वो 1000 है, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि जी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कहते हैं कि मुख्तलिफ एज की फिश हमारे एक्वेरियम में मौजूद है। अब सवाल ये है कि देन व्हाट इज द डेथ रेट ऑफ द फिश। जाहिर है हमें एक रेट ऑफ डेथ रिक्वायर्ड है। तो अगर एक फिश की रेट्स जितने भी होते हैं हमेशा वो होते हैं पर, यानी ये डी का वेरिएबल जो है इसका यूनिट है फिशेस पर डे, राइट। तो देखिए अब ये तो नंबर ऑफ, ये तो अब हम मैथ चूंकि मॉडल वर्ल्ड में चले गए तो फिशेस जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास 1000 दिन में एक फिश की जिंदगी 1000 दिन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर डे कितनी फिशेस की डेथ होगी, डेथ रेट क्या होगा डी। हाँ जी मैथमेटिशियंस दोस्तों, सर दोबारा पूछिए सर। क्या? एक फिश की एवरेज लाइफ रेनबो फिश की 1000 दिन होती है, तो डेथ रेट क्या होगा अगर वो डेथ रेट फिशेस पर डे हो। 1000 के बाद तो इसका मतलब है ना, देखिए मैं इस काम को ऐसे करूंगा ना, मैं कहूंगा कि जी 1000 दिनों में 1000 डेज एक फिश रहती है, ठीक है। तो एक डे पर डे क्या होगा, पर डे 0.001 हो जाएगा, है ना। सो दैट मींस कि माय डेथ रेट वुड बी 0.001। बट सर ये तो एक फिश की बात है ना कि 1000 दिन में एक मछली जिंदा रहती है, मतलब कोई भी तो सर 30 कोई मतलब 30 की 30 मछलियां 1000 दिन में फौत हो जाती हैं, मतलब मर जाती हैं। नहीं ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 30 मछलियां तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, योर P इज इक्वल टू 0 इज 30, वो तो एक पैरामीटर है। हमें बहरहाल इन इसके ऊपर जैसे जैसे मछलियां पैदा हो रही हैं वैसे मछलियां मर भी रही हैं, आखिर मछलियां पैदा भी तो होंगी ना 1000 दिनों। सर 30 मतलब 30 से आगे होंगी हमारे पास, 30 सिर्फ फिक्स नहीं है। नहीं 30 तो देखें आपने पहले दिन ले ली ना, पहले 0th डे पे आपके पास 30 फिशेस थी, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। यस सर। तो देखिए आपके पास 0th डे पे 30 फिशेस हैं, मुख्तलिफ उम्रें हैं उनकी, कोई जो है वो
5 दिन से जिंदा है, कोई 50 दिन पहले पैदा हुई है, कोई 100 दिन पहले पैदा हुई है, कोई 20 दिन पहले पैदा हुई है, यानी उनकी एजेस तो मिक्स्ड है ना, सारी आज ही तो पैदा नहीं हुई ना 0th डे पे। क्लियर? ये बात भी क्लियर है? यस सर। अब इसको जरा सा 1 सेकंड रुकें और इस पे आ जाए। अब इनमें से एक मादा मछली 30 दिन में अंडे देती है, हर 30वें दिन ये अंडे देती है, और उनमें से 42 अंडे जो हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं, जिनमें से आधे मेल होते हैं और आधे फीमेल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं ये कहूं कि 30 डेज में कितने अंडे आते हैं, ठीक है 42 अंडे, तो पर डे के हिसाब से अगर अंडे लिए जाएं तो कितने आए, 42/30। क्या जवाब आया? ठीक है, इसका मतलब है पर डे 1.4 एग्स दिए जा रहे हैं, इसका और आधे में से मादा निकल रहे हैं और आधे में से फीमेल निकल रहे हैं। ठीक है जी। और अब देखें कि सिर्फ मादा ही बच्चे दे एग्स देगी ना, मेल से तो आगे ब्रीड नहीं बढ़ेगी, ब्रीड तो बढ़ेगी मादा से। सो इसका मतलब है कि हम बर्थ रेट उनका ये बना सकते हैं कि बर्थ रेट इज 1.4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.7। तो 0.7 पर डे बर्थ रेट हो। इसका मतलब ये है कि मेरे पास डिवाइड बाय 2 क्या, देखिए सिर्फ मादा से ही आगे एग निकलेंगे ना दोबारा, डिवाइडेड। मेल से तो नहीं ब्रीड बढ़ेगी ना। ओके सर, ओके समझ। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बर्थ रेट है वो 0.7 पर डे है, 0.7 पर डे मेरी मछलियों में इजाफा हो रहा है और 0.001 पर डे उनमें कमी हो रही है। ठीक है, यानी अगर मैं 10 दिन के बाद देखूंगा तो मेरे पास 10 दिन बाद 7 मछलियां और होंगी, यानी ऑन द 10th डे आई विल हैव 37 फिशेस, लेकिन मरी कोई नहीं होंगी। क्लियर? ऑन 1000th डे मेरे पास एक फिश मरेगी, ठीक है, और 700 फिशेस नहीं होंगी। ठीक है, ये मतलब था डेथ रेट का। अब आपको बात समझ आ गई होगी होपफुली। सो दिस मींस कि मैंने एक किस्म का इन एजम्पशन से, अब अच्छा अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये एजम्पशंस गलत है या सही है, हम तो सिंपली ये देख रहे हैं कि भाई हो सकता है ये एजम्पशन बिल्कुल नॉनसेंस हो, लेकिन जस्ट फॉर दी सेंस हम एक जनरल आइडिया में बहरहाल ये असम्पशंस हमें लेनी पड़ेंगी, और इन ये असम्पशन लिए बगैर तो वी कांट मूव अहेड। ठीक है, अब हम जब अगले स्टेप के ऊपर हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं, और वो फ्लो डायग्राम एक मेथोडोलॉजिकल डायग्राम होती है कि भाई अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये assumptions आ गई हैं, तो हम कहते हैं कि जी ओके, आप मॉडल करना चाहते हैं तो आप फिशेस की पॉपुलेशन ले लीजिए, पॉपुलेशन जो है वो चेंज होगी। ठीक है, वो डेथ रेट के हिसाब से चेंज होगी, बर्थ रेट के हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, देन डू सम डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, देन फाइंड द पी ऑफ टी। ठीक है, फिर देन डू दी स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये सारे अब मैथमेटिकल टूल हैं। तो ये बस आपको ये बताना था कि ये भी एक स्टेप होता है, और आपको पहले से पता होना चाहिए वंस यू हैव अ लॉट ऑफ टूल्स कि भाई मैं इनको कैसे लेके चलूंगा, एंड हाउ वुड लाइक टू फाइंड आउट कि मैं किस तरह से पहुंचते हुए फाइनली आई विल हैव अ पी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यू नीड टू हैव दिस कैन बी इन योर माइंड
अगर आप अच्छे मॉडलिंग करते रहे हैं तो ये दिस विल बी इन योर माइंड. You don't need to even make this diagram, but once you will write your research paper or write a report on your model, so then you will have to tell your readers कि भाई आपने ये कैसे कहां से कहां तक आप लोगों को लेके जा रहे हैं. ठीक है ना. तो लास्ट स्टेप ऑफ दिस मॉडलिंग इज द राइट द इक्वेशंस. ठीक है. तो अब हमारे पास जो चीजें मौजूद हैं उसमें हमारे पास फिशेस हैं, उनका डेथ रेट है, उनका हमारे पास बर्थ रेट है. ठीक है. सो वी मेक यूजुअली जो हम टूल यूज करते हैं वो होती है बैलेंस इक्वेशन. और बैलेंस इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आती है. बैलेंस इक्वेशन उसी किस्म की चीज होती है जैसे आप फिजिक्स में फोर्स की इक्वेशन पढ़ते हैं. बट फॉर टाइम डिपेंडेंट मॉडल्स वी विल से कि वी विल हैव अ डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक है. जब आप इसको स्मॉल ले लेते हैं तो इट कैन बी 1 डे, इट कैन बी 1 मिनट, इट कैन बी 1 सेकेंड. ठीक है. कोई भी टाइम लेवल, मे बी 7 days, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. एंड यू आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि हाउ, क्योंकि आपने तो देखिए असल में तो आपने क्या निकालना था, हाउ पी ऑफ टी चेंजेस विद टी. यही आपके डायनामिक मॉडल का क्वेश्चन था. बट फॉर स्टार्ट राइटिंग इक्वेशंस, और जो अभी आप ओडीज में पढ़ेंगे तो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट्स क्वाइट टेक्निकल एज वेल, क्योंकि आपको उसकी जर्नल फिजिक्स के ऊपर कुछ असम्पशन करनी होती है और एक सेंसिबल इक्वेशन लिखनी होती है जो रियल वर्ल्ड को किसी ना किसी हद तक रिप्रेजेंट करे. राइट. तो हम ये कहते हैं कि जी डेल्टा टी के बाद आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि हाउ इज P of t, our function of time, population with respect to time, going to change in delta t. यानी ये क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि अब आप ये चाह रहे हैं कि आप एक इस पे डिफरेंशियल कैलकुलस के टूल अप्लाई करें ना. तो आपको पता है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के जब टूल अप्लाई होते हैं तो हम आप जानते हैं कि df by dx जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है f थोड़ा सा आगे जाता है. ठीक है. प्लस h माइनस f of x, ऐसी यही चीज होती है ना. और आप लिमिट अप्लाई करते हैं h पे, यानी छोटे से लिमिट अप्लाई करते हैं. you find out the limit of where h is your delta x, और आप लिमिट तक पहुंच जाते हैं डेल्टा f बाय डेल्टा x, फिर डेल्टा x ये चीज. अब ये क्या है, ये हमारी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, और यही आप निकालते आए हैं. यानी जब आप 2x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होता है जी, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है. तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप जो 2x y इज इक्वल टू 2x प्लस 0 की लाइन है, विच इज दिस लाइन, यही लाइन है ना 2x की. तो आप बेसिकली इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट को देख रहे हैं, इसकी स्लोप को निकालना चाहते हैं. So that slope is basically telling you in case of a line कि भाई ये वही उसका डेरिवेटिव. तो ये एक बड़े माइनर से पॉइंट पे इसकी स्लोप चूंकि चेंज नहीं हो रही, इट्स अ लीनियर मॉडल, तो आपको पता चल जाता है कि सब जगह पे इसकी स्लोप. सिमिलर इज द केस विद x स्क्वायर, एंड उनके साथ उनके लिए भी यही डेफिनेशन अप्लाई होती है. सो हमारे पास जब हम डिफरेंशियल मॉडल्स के ऊपर आते हैं तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें यूजुअली ये जो p डेल्टा t में जो p चेंज होता है, ये डेल्टा p होता है. यानी ये अब डेल्टा p क्या चीज है, डेल्टा p वो चीज है कि जब मेरा p थोड़े से इंटरवल के बाद चेंज हुआ तो उसकी ये वैल्यू थी, और मैं उसमें से उसकी पास्ट वैल्यू निकाल. यानी जब मैं t से डेल्टा t पे पहुंचा जो एक छोटा सा इंटरवल था, तो उस इंटरवल के से मैं उसकी पास्ट वैल्यू जहां से वो फंक्शन उधर पहुंचा था वो निकाल लूंगा, तो मेरे पास उसकी चेंज आ जाएगी. अब नाउ दिस इज द मैथमेटिकल वर्ड.
इन द फिजिकल वर्ल्ड, इन द मॉडलर्स, जो हमारे दिमाग में वर्ल्ड है, उसमें डेल्टा पी क्या है? उसमें डेल्टा पी क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन इज बेसिकली बर्थ्स माइनस डेथ्स। चेंज इन पॉपुलेशन यही होती है ना, कि कितने कितने लोग पैदा हुई मछलियां और कितनी मछलियां मर गई। सो दैट मीन्स कि मछलियां पैदा कितनी हुई? मछलियां पैदा हुई बर्थ रेट से मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, यानी ये रेट क्या आ रहा है? ये रेट आ रहा है फिशेस पर डे। ये आ रही हैं फिशेस, ये फिशेस नहीं, ये पर डे का रेट है, और ये आ रहा है डे। ठीक है, तो जब डे से कट जाता है तो यूजुअली आपके पास मतलब ऑब्वियस, ये वैसे भी बड़ा ऑब्वियस है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है जो वो छोटे से टाइम में चेंज हो रही है, वो उसका प्रोडक्ट होगा, और उसके साथ हम बर्थ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये उसी किस्म की बात है जैसे अभी हमने 1000 दिनों पे इसको अप्लाई किया। माइनस हो जाएगा जो भी हमारा डेथ रेट है, वो भी इसी तरह टाइम टी पे जो हमारी पॉपुलेशन आएगी और उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन फाइंड दिस। अब अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी अच्छा, पहले अगर हम इसके अंदर वैल्यूज भी डाल लें तो देखिए हमें कुछ यहां पे भी हम कुछ फैसले कर सकते हैं। यानी यहां पे जो हमारे पास चीज आ रही है वो ये आ रही है, तो चूंकि अभी डेथ रेट इतना कम है, ठीक है, क्योंकि सिंस पॉइंट 0.7 इज क्वाइट लार्ज देन 0.00, ठीक है, मतलब यूनिट्स ऑफ मैग्नीट्यूड में लार्ज है ना, बहुत बड़ा है 0.7। सो वी कैन से कि जी 0.001 को आप नेग्लेक्ट कर दें, एंड यू कैन मेक एन अजम्पशन कि 0.7 माइनस 0.001 इज बेसिकली इक्वल टू 0.7 फॉर योर ईज। तो ये काम जो हम करते हैं ना, ये जो काम करते हैं, ये मैथ्स में तो अलाउड नहीं होता, लेकिन मॉडलिंग में ये काम अलाउड होते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि भाई इतने छोटे डिफरेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी 700 मछलियां हो जाएंगी 1000 दिनों के बाद, और अगर एक नहीं भी होगी तो 699 बची नहीं होंगी फिर भी। सो दैट मीन्स के अगर हमें इससे कोई खास वो नहीं पड़ रहा, क्योंकि 7 पर डे बढ़ती जा रही हैं और इतनी कम कम होने में इतनी नहीं आ रही, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये मछलियां जो है इनका कोई इतना इशू नहीं है, वी कैन एज्यूम दिस एंड टेक इट टू 0। सो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास अब जो नई चीज आएगी वो आएगी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.7 पी टी डेल्टा। नाउ अगर मैं इनको दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, सो आई विल हैव डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.7 pt। एंड नाउ दिस, इसके ऊपर अगर मैं लिमिट थ्योरम अप्लाई करूं तो ये मेरा df बाय dx वाला मॉडल बन जाए। यानी इसके ऊपर अब मैं डिफरेंशिएशन का थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, एंड आई विल हैव के डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू लिमिट ऑफ यानी कि अगर मैंने इसी के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करूं तो इसमें तो डेल्टा टी है ही नहीं, तो जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा लिमिट तो आई विल हैव सिंपली 0.7 p। ये जो चीज है ना, ये आप लोग अभी कुछ ही दिनों में पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपने नहीं पढ़ी थी, बट दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल
इक्वेशन। ठीक है, और इसके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका सोल्यूशन आपको क्या देता है? इसका सोल्यूशन आपको पी ऑफ टी दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि इसका आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पी तो पता है, क्योंकि देखिए ना, आपको एक और चीज पता है, आपको ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, एंड दैट इज 0.7 पी ऑफ टी। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास मॉडल की इक्वेशन आ गई, सो एट नेक्स्ट स्टेप आई वांट टू प्रिडिक्ट और मेक माय मॉडल टू प्रिडिक्ट समथिंग। ये वाला जो हमने सर्कल की बात की थी ना, हमारा ये स्टेप एक तरह से खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एंड वी नीड टू सॉल्व दैट इक्वेशन एंड फाइंड आउट दी प्रिडिक्शंस। तो अब अगर हमारे पास प्रेडिक्शंस और सॉल्यूशन के लिए एक पूरी वर्ल्ड ऑफ टूल्स जो है वो खुल जाती है, एंड वी वांट कि भाई इस पूरी वर्ल्ड में से हम कौन से, हमारे पास जो हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं वो एनालिटिकल सॉल्यूशन भी हैं और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी है। तो आप बहुत से पढ़ेंगे, आप ऑयलर मेथड पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में, एनालिटिकल सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस को हाथ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनको हाथ से सॉल्व करने का एक हैंडी तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये अभी हमारी इक्वेशन आई है डी बाई डी टी, तो मैं जस्ट गिविंग यू अ सेंस ऑफ हाउ द सॉल्यूशन वुड फॉलो। वो ये होता है कि मुझे ये मालूम है, सो इसका मतलब है कि मुझे ये पता है कि इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन है P of t, यानी if there is a solution P of t, then that solution उस solution function P of t का डेरिवेटिव जो है that is directly proportional to P of t। और हम देख रहे हैं कि उनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप, यानी अगर मैं dp by dt को y कह लूं और pt को x कह लूं, तो इसका मतलब है कि ये 0.7x है, y ये इसी किस्म की चीज है ना, y is equal to 0.7x। यानी रेट ऑफ चेंज, अगर y रेट ऑफ चेंज ऑफ x हो और x जो है वो चेंज हो रहा हो, तो ये एक शक्ल की बात करूं कि ये शक्ल इसी किस्म की है ना। तो ऐसा सिग्नल जो कि वो कौन से सिग्नल होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी हो, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो कौन से सिग्नल, वो कौन से फंक्शंस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है कि उनका डेरिवेटिव जब लिया जाए, ठीक है, यानी उनका जब डेरिवेटिव, उनका रेट ऑफ चेंज देखा जाए तो वो खुद उन्हीं फंक्शन से प्रोपोर्शनल। ऐसे फंक्शंस कौन से हैं जिनका जब हम डेरिवेटिव लें, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे फंक्शन हो जिसका मैं डेरिवेटिव लूं, ठीक है, तो वो खुद उसी फंक्शन के साथ वही फंक्शन मेरे पास आ जाए विद सम कांस्टेंट। ऐसा फंक्शन कौन सा होता है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है विद मल्टीप्लाइड विद द कांस्टेंट? एक्सपोनेंशियल सर, एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। तो देखिए इस तरह के फंक्शन होते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एनालिटिकल तरीका। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो आपको जब डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, अगर डॉक्टर इशफाक ने पढ़ाया, तो वो आपको इस फ्लो के ऊपर ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास ई ऑफ के टी का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा के ई ऑफ के टी। सो इसका मतलब है कि अगर मेरा पी ऑफ टी जो है ना, उसकी जर्नल फॉर्म मुझे इधर से ही नजर आ रही है इक्वेशन 1 से, कि उसकी जर्नल फॉर्म यानी फुल्ली जर्नलाइज्ड फॉर्म विल बी सी, एक कांस्टेंट होगा ई के टी। अब वो सी क्यों होगा, के क्यों नहीं होगा? उसकी रीजन ये है कि हमें तो नहीं पता ना वो फंक्शन, हमें तो एक जर्नल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है वो उसकी शक्ल, यानी हमें जर्नल पता चलती है कि वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगा, बट हमें ये तो नहीं पता कि उसके साथ एग्जैक्टली कितना उसका प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक जर्नल फॉर्म हम ये बात फिक्स होती है। इधर से बात शुरू होती है कि नाउ व्हाट इज सी, क्योंकि ये तो क्लियर हो जाता है कि उसकी जर्नल फॉर्म में 0.7 इसके रेट से वो चेंज हो। सो
C is equal to 0.7. अब C हमें नहीं पता होता, C will obviously be a प्रोडक्ट ऑफ उसके अंदर K भी मौजूद होगा, लेकिन हमें C निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इस पूरे काम को कहा जाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्योंकि हम C को इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम P ऑफ T में की वैल्यू में T इज इक्वल टू 0 डाल दें। तो जब हम 0 डालेंगे तो वी विल हैव P ऑफ 0 इज इक्वल टू C इंटू E ऑफ 0 विच विल बी इक्वल टू C। तो P ऑफ 0 हमें पता है और हमारे केस में P ऑफ 0 30, तो C बन जाता है 30। So that is the analytical way of quickly finding a differential equation. इसके फॉर्मल वेज भी हैं कि आप इस तरफ भी इंटीग्रल लेते हैं, इस तरफ भी इंटीग्रल लेते हैं, you can find out in other ways as possible. यानी हमेशा आपके पास जाहिर है इस तरह का फंक्शन तो नहीं होगा ना जिसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, you can have many functions, ठीक है। तो हर फंक्शन को सॉल्व, हर किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के फिर डिफरेंट तरीके। सो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको पता चल जाए कि दिस काइंड ऑफ theory we would apply, right? So we will have a solution, and now the solution is P of T is equal to 30 e raised to power 0.7। ठीक है, तो हम जो प्रॉब्लम हल करना चाहते थे, we have now a model solution, यानी हमारे पास अपना मॉडल आ गया। Now this is our model, this is the model, ठीक है, let's call it model A। अब अगली बात क्या होगी, अब वी वुड लाइक टू फाइंड आउट कि इस मॉडल के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इस मॉडल को के अंदर जो इससे पहले यानी इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स हमने ये सारा काम कर लिया है, मॉडल इक्वेशंस लिख ली हैं, हमने पैरामीटर्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं इस मॉडल के जर्नल एनालिसिस में, यानी ये जो 4 स्टेप है ना, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये काम हम ऑब्वियसली हम उन अजम्पशंस में कर रहे हैं, यानी हम इस मॉडल को कैसे यूज करेंगे, हमारे पास अप्रोप्रिएट इनपुट आउटपुट क्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि मॉडलिंग वर्ल्ड में तो कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या हमने P0 जो थी पीस वो ठीक रखी थी, क्या वो नहीं रखी थी, तो इस किस्म के काम हम करते रहेंगे, ठीक है। क्या मॉडल को सिमुलेशन की जाए, वो इस जगह के ऊपर होगा। हमने एस्टिमेट पहले ही कर लिए इनपुट पैरामीटर्स, हमने कह दिया कि जी इस मॉडल में बड़ा सिंपल था कि 30 थी। तो जनरली यहां से चलते हुए काफी सिनेरियोज में हम उसको मछलियों पे अप्लाई करेंगे और ये पूरा काम जो है हमें बार बार करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, हम इसको पहले लेवल पे इधर ही कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई P ऑफ T का ग्राफ T के साथ कैसा होगा। ये हम अभी तो हमें ये मॉडल मिल गया है, सो वी वांट टू सी कि भाई ये ग्राफ क्या होगा। तो आपके ख्याल में ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ, पहली बात तो ये कि कहां से शुरू होगा, कहां से स्टार्ट होगा जी ये ग्राफ। P ऑफ T की वैल्यू क्या होगी T0 पे? 30। शाबाश। तो देखिए P ऑफ T की वैल्यू 30 होगी। अब अगली लेवल के ऊपर अगर मैं कहूं कि जी T is moving in 1 days, तो 1 डे के ऊपर मेरी फर्स्ट डे पे पहला दिन जब गुजरेगा तो P1 की वैल्यू क्या होगी? 30 e raised to power 0.7। क्या होता है, किसी के पास है कैलकुलेटर? e raised to power 0.7 क्या होता है? कोई रख के बैठा है या मैं गूगल पे लिखूं? कोई गूगल कर सकता है पॉइंट e raised to power 0.7? तो E.7 60 है? नहीं, E.7 तो कोई 2 पॉइंट कुछ होगा। 0.7 के सर, e की पावर 0.7 की है ना, मल्टीप्लाई 30 मतलब
मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिए, क्या आया? यस सर 60.41। सर 2.004 आता है। ठीक हो गया। तो देखें 30 इंटू 2.004 इज इक्वल टू 60.4। तो देखिए अगली जंप जो मुझे मिल रही है वो स्ट्रेट अवे डबल है। ठीक है, अब देखें आप उसके बाद अब मुझे जो जंप मिली है पहली, अगली जंप वो इधर मिली, यानी स्ट्रेट अवे 100%। देखिए अब मैं मॉडलिंग की जबान में बात कर रहा हूं, तो मॉडलिंग की जबान वैल्यूज को रियल वर्ल्ड में देख रही है कि क्या हो रहा है। रियल वर्ल्ड में ये नजर आ रहा है कि पहले दिन ही मछलियां जो है वो 100% इजाफा हो रहा है उनमें। यानी अगले दिन मेरे एक्वेरियम में 60.4 यानी कि 60 कर लें अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये वो अप्रोक्सीमेशन है जो हम, चूंकि हमने मॉडल डिस्क्रिटाइज नहीं किया, हम कॉन्टिन्यूस मॉडल पे काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी विल हैव अ नंबर लाइक दिस। सो हमारे पास जो 60 मछलियां हैं, इसका मतलब है मेरे पास अगले दिन की 60 आ गई। दूसरे दिन देखिए क्या होंगे। जी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ जी, बताएंगे काइंडली। 121.65। 121.65। तो उसके बाद अगले दिन क्या हुआ है, 60 प्लस 60 यानी उसके अंदर फिर डबल हो गई। यानी एवरी डे आई एम बेसिकली डबलिंग द फिशेस। यानी मॉडल देखिए ना, अब ये तो इधर आया तो ये तकरीबन इधर जाके मुझे ग्राफ, यानी इसका डबल तो यही है ना। तो देखिए ये चीज अब मुझे देखिए नजर आ गया कि भाई ये तो बहुत तेजी से फिशेस बढ़ रही हैं, एंड आई एम हैविंग अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें कि मुझे, आपको एक ग्राफिंग कैलकुलेटर नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम इस तरह के टूल्स के ऊपर, इट्स अ जियोजेब्रा, अलजेब्रिक इक्वेशंस को और कई किस्म के मैथमेटिकल काम करने का, तो हम इसके ऊपर क्विकली अपना फंक्शन इसको दे सकते हैं कि 30 इंटू ई रेज टू पावर 0.7, लेट्स से 0.7 टी। ठीक है, एंड वी वुड से कि भाई इसको तुम जीरो से लेकर और मुझे ले जाओ पहले 3 हफ्ते, तो मैं कहता हूं मैं 21 डेज में मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, सो इन 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 नटशेल मुझे नजर आ रहा है कि देखें मेरे पास ये जो ग्राफ है ये इधर से स्टार्ट हो रहा है 30 से, और देखिए बड़ा क्विकली ये जंप कर रहा है, एंड इट्स ऑब्वियसली शोइंग मी कि ये बिल्कुल वाई एक्सिस के साथ साथ बढ़ रहा है, और ये 7वें दिन तक जो है वो काफी, यानी ऑन दी 7th डे डबलिंग का अगर मैं फिनोमेना देखूं तो चलता जा रहा है और अभी तक मूव कर रहा है 7th डे पे, तीसरे वीक में तक की ये देखें। सो इन आफ्टर 3 weeks आई विल हैव सर वैसे ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है ना। तो देखिए ये बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर इसका मुझे नजर आ रहा है कि जी ये बहुत बड़ी चेंज हो रही है, एंड इफ आई इवन टेक फॉर 7 days इज सीम्स एनफ, क्योंकि उतना तो वो ग्राफिंग में मुझे तो 7th डे के ऊपर देखा जाए अगर, तो मुझे नजर आ जाएगा कि अभी 1000 दिन की एक्स एक्सिस बहुत बड़ी हुई है, तो इस वजह से ये देखिए जी। तो
7th डे पे आई एम रीचिंग, यानी डबलिंग का फिनोमेना जो है वो वेल अबव आई थिंक 3,000 to 4,000 फिशेस यार। अब इस पर्सपेक्टिव में अगर आप थोड़े से टूल्स को, क्योंकि अभी हम इस टूल्स को तो इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे, बट आप कोई भी मैथमेटिकल टूल्स, मैटलैब या मैथमेटिका या इस तरह इंटरनेट पे अवेलेबल टूल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि इससे हमें क्विक, यानी 2 मिनट्स में हमें ये पता चल रहा है कि हमारा एक रिजल्ट हमें आ गया, और उस रिजल्ट ने हमें ये बताया कि दिस इज अ वेरी वेरी, लेट मी राइट इट इन डिफरेंट कलर हियर, कि इट्स यानी हमारा रिजल्ट क्या निकला कि इट्स अ वेरी अनबाउंडेड पॉपुलेशन मॉडल। ठीक है, और अनबाउंडेड का मतलब मॉडलिंग में और साइंटिफिकली ये होता है कि इट्स क्वाइट अनस्टेबल। ठीक है, यानी हम इसको कहते हैं कि बाइबो स्टेबिलिटी। बाउंडेड इनपुट हमने दी थी, कितनी इनपुट दी थी? 30 मछलियां। बाउंडेड इनपुट फॉर 30 फिशेस, द मॉडल इज रीचिंग टू द अनबाउंडेड प्रोपोर्शंस। तो अगर हम इस तरह का फिश पॉपुलेशन ग्रोथ का मॉडल रखेंगे तो आप तो कह रहे हैं कि ये बेहतर है, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि ये एक्वेरियम तीसरे दिन भर जाएगा। हमारा मॉडल ये बता रहा है, अगर हम इस मॉडल के ऊपर चले तो देखिए हमारा मॉडल ये बता रहा है कि भाई ये तो तीसरे चौथे दिन एक्वेरियम भर जाएगा और उसके बाद फिशेस का मरना शुरू हो जाएंगी, या उनका डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा, या उनका बर्थ रेट बर्थ रेट में स्लो हो जाए, मतलब देयर विल बी सम काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी। और हम ये चाहते हैं कि भाई अनस्टेबिलिटी जो है उसको हम हैंडल करना चाहते हैं। वी डोंट वांट के हमारे सिस्टम के अंदर अनस्टेबिलिटीज। सो वी गो बैक और वी अगेन एनालाइज के भाई हमारी अप्रोप्रिएट इनपुट्स क्या थी, हमारी आउटपुट्स क्या थी। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, P0 was the appropriate output 30, but are there any other assumptions we should like to see? यानी हमें ये तो नहीं सोचना चाहिए कि मछली की सेल कितनी होगी। ये हमने बैन किया कि क्या हम हर रोज कितनी मछलियां सेल करेंगे। सो लेट्स सी के हमने कोई इसके ऊपर भी बात कर लेते, क्योंकि वो मछलियां कम हो जाएंगी। तो अगर मैं हर रोज की 50 मछलियां सेल कर दूं तो दिस इज वन पैरामीटर जो मैंने नहीं सोचा। यही हम बात कर रहे हैं ना कि मॉडलर ये कहेगा कि भाई ये भी तो सोचना चाहिए था। सेकेंडली हम ये कहेंगे कि भाई अच्छा एक्वेरियम का साइज, ठीक है, इसका मतलब है कि देयर शुड बी सम बाउंडिंग पैरामीटर, यानी हमें ऊपर की तरफ एक ग्रोथ का थ्रेशोल्ड भी डिफाइन करना चाहिए। हमने अभी क्या डिफाइन किया है? हमने बर्थ रेट डिफाइन किया है, हमने डेथ रेट डिफाइन किया। ये हम ही ने लिया ना, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना, ये तो मॉडलर हम है। तो हम ही रियल वर्ल्ड से मॉडल वर्ल्ड में गए, वहां हमने ये 2 काम किए। क्यों ना हम ये 2 काम भी करें? हम एक ग्रोथ का थ्रेशोल्ड भी कह दें। लेट्स से हम कह दें कि जी मैं इतनी मछलियां, आई वुड सेल लाइक 20 डेली, मैं रोज 20 मछलियां बेच दूंगा। और हम ये कहें कि ग्रोथ शुड नॉट एक्सीड लेट्स से 750 फिश। क्लियर? तो अब जब मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा, यानी इस जगह के ऊपर, अब जब मैं दोबारा से यही काम करूंगा, और ये हुआ क्यों है? क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस ने ऑब्जर्वेशंस को मिसमैच किया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए मॉडल प्रेडिक्शंस, एनालिसिस, ये सिनेरियोज, ये सारे काम मैंने लिखे और इनके ऊपर एक एक पैराग्राफ आपके नोट्स में है, लेकिन ये सब काम अपने बेसिकली एक ही स्लाइड के ऊपर ही बात करते हुए कर लिए। यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन तो ये नहीं कहती, इस तरह तो नहीं हो सकता कि हजारों लाखों मछलियां हो जाए 1-2 हफ्ते के अंदर। सो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग है। ठीक है, वी नीड टू गो बैक एंड डू समथिंग। तो फिर हम इस पे आते हैं कि भाई हम बात ये करते हैं कि मॉडल ए जो है वो हमारा बेसिकली नॉनसेंस मॉडल, वो सेंसिबल मॉडल नहीं है। टेक्निकल जबान में वो क्या है? वो एक अनबाउंडेड, अनस्टेबल
मॉडल। ठीक है, सो हम जो अपने प्रॉब्लम के वापस अब हम प्रॉब्लम पे जाते हैं एंड वी अगेन स्टार्ट चेंजिंग। अब हम कहते हैं कि ठीक है P0 यही होगा, देन वी विल सेल 20 फिशेज ईस्ट। तो हमने एक पैरामीटर उसमें ऐड किया। Then we would say कि जी this aquarium is large enough for a healthy population of 750 fish. अब आप बताइए कि प्रेडिक्ट अब P of T क्या होगा, right? So I have used a standard growth model जो कि जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होती है कि dP by dt ही होता है। और पहली वाली अगर आप याद करें तो वो कांस्टेंट थी, यानी हमारे मॉडल ए क्या था, मॉडल ए था 0.7 P सिंपल। ठीक है, हम एक और मॉडल बना सकते हैं जो सिर्फ सेल का हो। तो हम कहें कि जी दूसरा मॉडल ये हमारा ए है, बी क्या है 0.7 P -20, क्योंकि हर रोज उसमें से सेल हो जाएंगी। ठीक है, एक सी मॉडल है जो मोर रियलिस्टिक मॉडल, और ये मॉडल क्या है, ये मॉडल है कि जी 0.7 P of T 1 minus P of T divided by 750 -20। क्यों? क्योंकि देखिए ये मॉडल ये बता, ये इसके ऊपर हमने यहां पे एक किस्म का आप कहेंगे स्विच अप्लाई की। ये समझिए हमारे हाथ में स्विच है, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब मछलियां 750 तक पहुंचे, ये P of T 750 पहुंचे, तो ये वाली चीज 1 हो जाएगी। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये सारी चीज जो है, जितना भी ये पूरा जो फैक्टर है, ये दिस विल ड्राइव टू 0। तो देखिए मैथ्स हमें ये पावर देता है कि वी कैन ड्राइव व्हाटएवर वी थिंक, वी कैन जस्ट अप्लाई इट in a sensible manner. Of course we need to have a lot of practice and sense, and we would drive some very nonsense sort of models, some little sensible models, and then some very sensible models. यानी अब हम ये कहेंगे कि ठीक है, this seems to be a good model because हमारे पास 0.7 pt 1 minus pt by 750 -20, हमें नजर आ रहा है कि भाई जब मछलियां 750 से बढ़ना शुरू होंगी तो ये इस मॉडल को नेगेटिव के ऊपर ले जाएगा, पहले 0 पे लेके जाएगा, फिर ये सारी चीज नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी 1 minus a big negative number -20। तो वी कैन ऑलवेज डू अ सॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड जिसके अंदर ये चीज दोबारा से लो लेवल पर आएगी और फिर दिस वुड डिराइव टू 0। तो आपको पता है कि आप इस तरह के मॉडल में ये इट्स अ क्वाड्रेटिक मॉडल ऑफ द सॉर्ट कि अगर मैं इफ आई से कि P of T को मैं अगर आप P की तरफ P लिखने लगूं, सो ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली dP by dt is equal to 0.7 P into 1 minus P over 750 -20. So this is equal to 0.7 P minus 0.7 over 750 P square minus 20. This is equal to minus 0.7 over 750 कोई क्विकली निकाल लेगा, 0.7 over 750 क्या होता है, something will be 0.000 मेरा ख्याल है 3 0 तो आएंगे जाहिर है, और आगे क्या होगा, 7 का फैक्टर है तो प्रोबेबली 8 और 9 होगा। 0.00093333। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट माइनस 0.000 क्या कह रही है, 9333 चल रहा है। यस सर, यस सर, 0.009, सो माइनस 0.009 P स्क्वायर प्लस 0.7 P -20। ठीक है, सो ये क्या चीज है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली हमें ये बता रहे होते हैं कि उस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है, यानी किसी भी इक्वेशन के रूट्स हमें ये बताते हैं कि उस इक्वेशन का
अगर वो डेरिवेटिव के हैं कि वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर कहाँ जाएगा, यानी ये रूट अगर हमने इसके रूट्स निकालने हो तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ये करूंगा कि -0.0009 p स्क्वायर प्लस 0.7 p -20 एंड आई वुड इक्वेट इट विद 0, तभी मैं इस साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के रूट्स निकाल सकूंगा, which would give me 0.0009 p square minus 0.7 p प्लस, तो इसके जीरो मुझे इसके मुझे बेसिकली ये बता देंगे कि ये किस जगह के ऊपर, इसके रूट्स किस जगह के ऊपर p0 को हिट करें, यानी dp/dt को अगर मैं ग्राफिंग करूं विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये डेरिवेटिव ये जो इक्वेशन आएगी ये जिस p को 0 के ऊपर काटेगी वो इसके दो रूट्स होंगे। क्लियर? यानी हम इसको क्विकली अगर हम इसको भी प्लॉट करके देखें कि इसका इस मॉडल का हमारे पास शक्ल क्या बनती है, सो वी कैन डू इट क्विकली बाय राइटिंग इट अगेन इन द सेम वे जैसे हमने उस वाले को किया था। सो वी विल हैव, उसमें तो हमने सॉल्व कर लिया था, इसमें हम उसका डेरिवेटिव हम उसके डेरिवेटिव को प्लॉट कर रहे हैं, बिकॉज हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि उसका डेरिवेटिव की इक्वेशन है ना, क्योंकि पहले में तो हमारे पास मछलियों वाली इक्वेशन थी, इस केस में अब हम उसका डेरिवेटिव प्लॉट कर, आई एम नॉट सॉल्विंग दैट। तो कोई बोलेगा इक्वेशन क्या थी? 0.0009 into x स्क्वायर प्लस क्या है 0.7x 7p प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको प्लॉट करूं और मैं कहूं कि जी मेरा स्टार्टिंग x जो है वो लेट्स एज्यूम मैं इसको प्लॉट कराता हूं 0 से लेकर लेट्स से 800 तक। अच्छा सॉरी, मैंने इसके डेरिवेटिव को इसको 0 कर लिया ना, 0 नहीं होना चाहिए ना, दिस शुड बी माइनस, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव की इक्वेशन तो माइनस में आ रही है, एंड दिस इज अगेन माइनस। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? 0.7 माइनस 0.7 p था, this was minus 0.7 p plus 0.7 p minus 20, तो प्लस प्लस 0.7 p माइनस 20, ठीक। तो ये देखिए अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो अब यहां पे देखिए एज अ मॉडलर भी और एज अ मैथमेटिशियन भी, यानी मैथमेटिशियन के तौर पे तो आप जो भी कर रहे हैं वो तो सॉल्व हो रहा है, वो तो ग्राफ नजर आ रहा है, लेकिन एज अ मॉडलर हमें पता नहीं कि ये ग्राफ अब किन दो चीजों, ये ग्राफ अभी फिलहाल जो मैंने अभी बनाया है, दिस ग्राफ इज नॉट बिटवीन पी एंड टीपी, ठीक। यानी ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये पहले जब मैंने ग्राफ बनाया था तो वो p/t वर्सेस t था, जो हमें नजर आ रहा था कि बहुत पाउंड हो। अब जो मैंने ग्राफ बनाया बिकॉज मैंने उसको अभी सॉल्व नहीं किया, वी आर डोंट वांट टू राइट नाउ वेस्ट आवर टाइम इन सॉल्विंग दैट, अब मैंने जो ग्राफ बनाया वो डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू p। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे अब मछलियों की पॉपुलेशन है और मैंने मछलियों की पॉपुलेशन को 750 के ऊपर रोका हुआ है मेरे नए मॉडल में। सो दैट मीन्स कि मैं इस मॉडल को, इसलिए मैंने उधर 800 रखा,
ठीक है, सो दैट मीन्स कि 800 के ऊपर तो मुझे नजर आना चाहिए ना कि अब मेरा मॉडल ये काम करेगा और उसके बाद वो मेरा वो चीज माइनस में जाना शुरू हो जाएगी, यानी इसके बाद तो वो वैल्यूज, क्योंकि अगर आप याद करें तो वो क्या है, वो 0.7 P1 माइनस P ओवर 750 है ना, -20, ये हमारा dp/dt का फंक्शन। सो इसका मतलब है कि मुझे मेरे सेंस क्या है कि इसके बाद ठीक है भाई तो माइनस में भेजेंगे और यहां पे से स्टार्ट होगा। सो बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक, सो वी कैन आई कैन इंट्यूटिवली सी कि दिस विल बी अ पिक्चर लाइक दिस। तो जब ये मॉडल बनाया है तो आई हैव दिस पिक्चर इन माय माइंड, आई हैव यूज्ड दिस मेंटल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स टू डिराइव दिस। ये स्टैंडर्ड ग्रोथ पॉपुलेशन मॉडल है जो कि इस तरह के होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका एक मिनिमा कितने पे आ रहा है, 29.7 पे, दूसरा मिनिमा आ रहा है 748 के ऊपर, 50 के ऊपर, इधर आप देखेंगे 388 पे ये मैक्सिमम को टच कर रहा है डेरिवेटिव। इसके बाद यानी यहां पे ये डेरिवेटिव बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट रीचेस मैक्सिमम एट 388 फिशेस के ऊपर, ये रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम हो गया। 388 फिशेस जब मेरे एक्वेरियम में हो जाएंगी उसके बाद ये गिरना शुरू होगा, 750 पे बाउंड करें। रेट ऑफ चेंज, आपकी बात समझे, यानी जिस वक्त में 388 फिश एक्वेरियम में पी ऑफ टी पॉपुलेशन होगी तो तब चेंज फास्ट हो रही हो। नाउ आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इसको सॉल्व कर लूं एंड आई फाइंड आउट एन इक्वेशन, लेकिन हम यूजुअली इसको अब सॉल्व नहीं किया जाता इन चीजों को। वी जस्ट व्हाइल मॉडलिंग वी डोंट नीड एनालिटिकल मॉडल्स, हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकाल लें, स्टेबिलिटी एनालिसिस करें एंड वी कैन फाइंड आउट गुड सॉल्यूशंस जो हैं। सो दिस इज द मॉडल जो मैंने खुद को। सर जी जी पूछिए सर, ये जो अभी चेंज आपने किया ग्राफ का, ये सर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वाला चेंज था? ये ग्राफ कह रहे हैं? जी सर। नहीं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वाला जो मॉडल था ना वो तो एक सिंपल मॉडल था, वो तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बर्थ, मैं कह रहा हूँ वो तो एक सिंपल वो तो मॉडल सर था, डिक्रीज हो नहीं सकता। सॉरी सर, वो नहीं हो सकता ना डिक्रीज। ओके देखिए सर। वो तो बढ़ता जाए, वो तो एक हमारा अनबाउंडेड मॉडल था ना, मॉडल ए, जिसको मैंने कहा कि जी वो सेंसिबल मॉडल नहीं है। ये मॉडल पॉपुलेशन की प्रोग्रेशन का मॉडल है जिसमें हम इस फैक्टर को लगा के इस पूरे के ऊपर एक फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी देखिए ना ये फैक्टर 1 से छोटा है फॉर P1, तो ये एक पूरी चीज जो बीच वाली है ये इस पॉपुलेशन को, इसके अंदर भी बर्थ रेट आ रहा है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय P एक पूरे एक और फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, जो ये वाला फैक्टर, यानी ये वो चीज है जो पुराने मॉडल था और ये वो चीज है जो इसमें नए मॉडल में ऐड हुई, और ये वो चीज है जो मॉडल बी में ऐड हुई, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट -20 और फिर ये बीच में एक फैक्टर को ऐड किया। ठीक है, तो ये तो हम अभी इस वक्त हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का कोर्स पढ़ रहे हो तो फिर हम इन चीजों को डिटेल में बहस करेंगे, लेकिन हमारा मकसद इस वक्त वो नहीं है, हमारे से एक फ्लेवर लेना है। तो इस फॉर अ फ्लेवर आई थिंक इट्स स्टैंड्स गुड कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि देखिए जब मेरे टी आप अगर जो फंक्शन निकला है ये वो फंक्शन है, दिस इज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस खत्म हो रहा है। dp/dt इज इक्वल टू पॉइंट्स, ये वाली जो लिखी विद दिस इनिशियल कंडीशन। तो हमारे पास देखिए इसका सॉल्यूशन की उस केस में सॉल्यूशन क्या आया था, p of t इज इक्वल टू 30 e raised to power 0.70, है ना। तो देखिए हमारे पास इस केस में जो सॉल्यूशन आया है उसकी हमें एनालिटिकल इक्वेशन नहीं पता, वी डोंट नाइदर वी हैव नॉर वी वांट टू फाइंड आउट, हम वी कैन फाइंड आउट बट उसकी इक्वेशन क्या है, हमने न्यूमेरिकली उसका ट्रेंड निकाल लिया और हमें ट्रेंड से पता चल रहा है ये इक्वेशन में p
P जिस चीज के भी इक्वल है, ये हमें वो ट्रेंड बताना है। और क्या ट्रेंड हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि 0 पे ये 30 से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये चलता जा रहा है, और चलते के बाद ये तकरीबन 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद, बल्कि इधर तकरीबन ये इस जगह के ऊपर ये स्टेबलाइज हो गया, और स्टेबलाइज होके हम अपने मॉडल में ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि 750 फिश से ज्यादा हमारे पास फिशेस ना हो। सो नाउ वी कैन से कि 15वें दिन कितनी फिशेस होंगी, 20वें दिन कितनी होंगी, और हमारा मॉडल हमें पता चल गया कि भाई आपको अगले 25 दिन का ट्रेंड बताएगा। तो हम हमेशा अगले 25 दिन का ट्रेंड का मतलब है कि हम हमेशा अगले 3 वीक का, और दिस इज अ सेंसिबल मॉडल, क्योंकि हमारे पास एक ही एक्वेरियम है, तो हम अगले पूरे साल की प्रेडिक्शन तो वैसे भी नहीं करना चाहते। हम यही चाहते हैं ना कि भाई हमें 2-3 महीने को, 2-3 हफ्ते की प्रेडिक्शन मिल जाए। सो दिस मॉडल स्टैंड्स वेल, और इसमें ये याद रखिए कि आपको ये सारे काम, यानी आपको मॉडल की, आपको आना क्या क्या चाहिए जाने से पहले ये देखते हैं। यानी आपको कैलकुलस के टूल्स आने चाहिए सारे अच्छी तरह, उनको कहाँ अप्लाई करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जब वो अप्लाई हो जाए तो उनको अप्लाई करते हुए आपकी इनिशियल कंडीशंस क्या है मॉडल की, ठीक है। फिर आपके मॉडल ने क्या पैरामीटर्स रखने हैं, हमने 3 पैरामीटर रखे, बर्थ और डेप्थ और सेल, ठीक है। वो चेंज करने से फिर इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, इस 30 को चेंज करने से फिर इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, फिर हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस आना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कब बाहर निकल जाता है हद से, अनबाउंडेड कब हो जाता है। फिर हमें सेंसिटिविटीज एनालिसिस आना चाहिए। व्हाट इफ वी स्टार्ट विद P0 इक्वल टू 700, हम पूरा एक्वेरियम अगर भर दें और काम शुरू कर दें, तो अब क्या ये ठीक चलेगा? अब एक और प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमें P0 ये सेंसिटिविटी देखनी है कि भाई आखिर रेंज क्या है। अगर हम एक ही दफा में सारी फिशेस सेल कर दें तो फिर क्या होगा, अगर हमारी 5 दिन कोई सेल ना हो फिर क्या होगा। तो ये मॉडल की सेंसिटिविटी। फाइनली फिर ये काम करने के बाद हम इसको प्रैक्टिकल वैलिडेशन भी करते हैं, यानी हम इस मॉडल को 3-4 हफ्ते बिजनेस शुरू हो जाएगा, हम चलाएंगे, एंड वी वुड सी कि भाई जो मैंने 20वें दिन प्रिडिक्ट की थी कि 20वें दिन मेरी 658 फिशेस होनी चाहिए, तो क्या ये ठीक है? तो दैट मीन्स कि हम फिर हम इसके एरर्स निकालेंगे, मॉडलिंग के एरर्स, और वो हमें बताएंगे कि ये मॉडल कितना हमारा, इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट कितना हो सकता है, ठीक है। सो चलिए बस करते हैं, और वी विल नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम यही काम अब स्टैटिस्टिकली देखेंगे कि स्टैटिस्टिकली ये कैसे होता है। तो मैंने ये एक रीडिंग है पिछले 2 लेक्चर्स की, जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग था, जो तकरीबन सारी की सारी आपके नोट्स में ऐड है, और जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। एंड दिस इज अ गुड बुक ऑन मॉडलिंग, कंसीडर स्फेरिकल काउ, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये इसके फर्स्ट 20 पेजेस में आपको 5-6 एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि हाउ टू मॉडल, ठीक है, विद वेरियस सिंपल मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो उसके पहले 20 सर एक पेजेस। बात पूछूं? जी पूछिए। सर आपने कितने सब्जेक्ट्स में BS किए हुए हैं?